आप लोगों का अमन क्लासेस में स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज DSSB PRT मतलब कि प्राइमरी शिक्षक परीक्षा जो कि 25/8/2013 को हुआ था उसका समान जानकारी मतलब GS सेक्शंस का 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपका 25 अगस्त 2013 को पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चंस है, देख सकते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कब हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ रहा है। ओके, तो देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो हुआ था सबसे फर्स्ट कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ओके, अब देखिए ये ब्राज़ील में जो कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील का एक जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो। तो ये शिखर सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके, रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून 1992 तक चला था, मतलब 3 जून से शुरू हुआ था और आपका कब तक हुआ था? तो 14 जून तक, 3 से 14 जून तक आपका ये हुआ था। ओके, अगेन उसके साथ साथ ये जो है आपका पर्यावरण की रक्षा के लिए ये आपका रखा गया था। इसका मेन जो थीम था, तो इसका मेन थीम था पर्यावरण का रक्षा करना। ठीक है, क्या काम था इसका? पर्यावरण का रक्षा करना। ठीक है, पर्यावरण का रक्षा करने के लिए ही ये संधि किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो ब्राज़ील में किया गया था। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून तक चला था 1992 में। उसके साथ साथ इसे जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि किसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क्स के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये हो जाएगा कौन? ब्राज़ील हो जाएगा। क्लियर? कौन हो जाएगा? ये ब्राज़ील हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो इसमें आपका जीवाश्म ईंधन सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन समझो क्या होता है। ये जीवाश्म ईंधन आपका है। ओके, तो जीवाश्म ईंधन होता है क्या? जीवाश्म ईंधन होता है जो हजारों लाखों वर्षों मिट्टी के अंदर सड़ गल जाता है। वो चाहे आपका क्या हो? लकड़ी हो। वो चाहे आपका क्या हो? लकड़ी हो या कौन हो? जानवर हो। ठीक है, या आदमी हो। ये जो होता है कोई ना कोई, जैसे भूकंप हो गया या कोई भी अगर आपका नेचुरल फेनोमिना होता है उसी के वजह से होता है। तो इसमें देखिए आपका जीवाश्म ईंधन कौन है? इसमें जीवाश्म ईंधन पवन आपका है? बिल्कुल नहीं है। आपका इसमें जीवाश्म ईंधन कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें जीवाश्म ईंधन आपका कोई भी नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु किस राज्य, तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम? तो ये तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, तो ये 2013 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो देखिए आपको ये रेशियो को याद रखना पड़ेगा। लोकसभा में जो है सबसे फर्स्ट कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है लोकसभा में? आपका सबसे फर्स्ट कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है आपका? तो उत्तर प्रदेश है। ओके, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के बाद जो है कौन है? तो फर्स्ट आपका हो गया कौन? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का कितना है ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का जो है आपका 80 सदस्य है। कितना है? 80। ठीक है, उसके बाद आपका कौन आता है? तो महाराष्ट्र आता है। कौन आता है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कितना सदस्य है? तो 48 है। ओके, अब देखिए महाराष्ट्र के बाद कौन आ जाता है? तो आपका पश्चिम बंगाल। कौन आ जाता है आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42। तो पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, पहला स्थान पे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश 80। महाराष्ट्र में कितना है? तो 48 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42 है। तो अब देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें आपका कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश है आपका पहला स्थान पे जो है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, ये 8वीं अनुसूची हो जाएगा। कौन सा अनुसूची हो जाएगा? तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा आपका। ये 8वीं अनुसूची जो है, इसमें 22 अनुसूची भाषा की सूची शामिल किया गया है, ठीक है। इन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। करा जनगणना फिर 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? तो आपका 2011 के अनुसार तो मिजोरम का है। सबसे ज़्यादा किसका है? तो मिजोरम का। किसका है? ये मिजोरम। ओके। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में कितना है? तो लक्षद्वीप है। कौन है केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप का जो है कितना है आपका? 94.8। ये केंद्र शासित हो गया। और राज्य में पूछेगा तो कौन है? मिजोरम। मिजोरम का कितना है? 94.4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। इस डेटा के अनुसार तो आपका हो जाएगा ममता शर्मा, मगर ये करंट अफेयर्स है तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। अब देखिए मुगल, आपका क्वेश्चन आ रहा है मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो देख लीजिए खानवा का युद्ध सबसे पहले हुआ था कब? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका 17 मार्च, कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। कहाँ हुआ था? तो एक आगरा का सॉरी, आगरा के समीप कौन सा जगह है? एक आपका खानवा जगह है, वहीं ये युद्ध हुआ था, ठीक है। खानवा। अब बात आता है किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये खानवा युद्ध जो हुआ था राणा सांगा, किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और किसके बीच में? तो बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था। ओके। तो देखिए आपका यहाँ डॉट क्लियर हो गया। तो कब हुआ था? याद होना चाहिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा आपका ये दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। तो क्लियर है, देखो गांधी जी का ये दांडी मार्च जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से हुआ था। कब से हुआ था? 12 मार्च 1930। ख़त्म भी हुआ था कब? तो 1930 में ही ख़त्म हुआ था। मगर 12 मार्च से शुरू हुआ था और ख़त्म जो हुआ था वो आपको 6 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल को। अब देखिए ये जो आपका दांडी यात्रा था क्यों हुआ था? तो अंग्रेज़ के द्वारा आपका नमक कानून जो था, नमक कानून, उसके विरोध में ये चलाया गया था, ठीक है। किसके विरोध में? तो नमक कानून के विरोध में चलाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर का रहा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात तो आपका कौन था? पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका एक अहम योगदान भारत के लिए रहा। भारत का जो था एकीकरण में ये बहुत ही ज़्यादा मदद किया था। भारत का एकीकरण में कौन मदद किया था? सरदार वल्लभ भाई मदद किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या था? पहला गृह मंत्री था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? अब देखो भारत का राष्ट्रपति कौन रहा था? तो भारत का राष्ट्रपति इस डेट में तो आपका क्या है 67 से 69 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे, ठीक है। ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ये तीसरा राष्ट्रपति था भारत का, ठीक है। बट मुस्लिम राष्ट्रपति आपसे अगर कोई पूछेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पहला मुस्लिम राष्ट्रपति भारत का था, ठीक है। तो क्लियर। 1967 से
69 तक कौन रहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत का तीसरा राष्ट्रपति था। उसके साथ साथ ये जो था मुस्लिम में फर्स्ट था, कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, पृथ्वी में से क्या पृथ्वी के घूर्णन परिणाम है? अब देखो पूछ रहा है घूर्णन पर, ये ज्वारभाटा तो कुछ नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा, ग्रहण भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ये कॉरियोलिस बल होता है। अब समझना होगा आपको, ये कॉरियोलिस बल होता है क्या? ये कॉरियोलिस बल क्या होता है? तो देखिए कॉरियोलिस बल क्या होता है आपका। ये कॉरियोलिस बल जो होता है इसका संबंध किससे है? तो पृथ्वी के घूर्णन बल से। किससे संबंध है? पृथ्वी के घूर्णन गति से। किससे संबंध है कॉरियोलिस बल का? तो पृथ्वी की घूर्णन गति से। उसके साथ साथ ये कैसा बल है? तो एक काल्पनिक बल है। कैसा बल है? तो एक काल्पनिक बल है। कैसा बल है ये? तो काल्पनिक बल है। ठीक है, फिर देखिए अब यही बल जो होता है आपका, ये कॉरियोलिस बल जो होता है, इसी बल के कारण आपका उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है वो कहाँ बहेगी? दाहिनी ओर। किधर? तो दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में। किस बल के कारण? तो कॉरियोलिस बल के कारण पवन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर बहती है। और दक्षिणी गोलार्ध का अगर बात करें तो वहाँ पवन जो है कहाँ बहेगी? बाईं ओर। ठीक है, किस बल के? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण, उत्तर का दक्षिण तो याद ही रहेगा, और बाईं का उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ हो जाएगा आपका? ये बाईं हो जाएगा। ठीक है, कॉरियोलिस बल के कारण ही अर्ध उत्तरी गोलार्ध में भी बाईं ओर बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो देखिए आपका भारत के साथ किस देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो एक ही है। देखिए हम लोग का भूटान का क्या है ही, भूटान का है। किसका है? भूटान का भी है, म्यांमार का भी है, बांग्लादेश का भी है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या ये आपका इंपॉर्टेंट? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। क्लियर? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के। अब देखिए सांगपो नदी का जो उद्गम स्थल है, ये सांगपो है, इसका उद्गम स्थल कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना है। तो सांगपो का उद्गम स्थान जो है उसका नाम है चेमा युंगडंग हिमनद। याद रखना, क्या नाम है उसका? चेमा युग, ओके, चेमा युग डंग हिमनद, ये इसका उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है? चेमा युंगडंग हिमनद। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है एक मापाप झील है, उससे 97 किलोमीटर हट के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ आपका है भारतीय मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो भारतीय मुद्रा 1 रुपया पे कौन करेगा? वित्त मंत्रालय में होता है। कहाँ होगा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। 1 रुपया को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और जितना भी नोट होता है भारत सरकार के, जो ये रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके द्वारा, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। 1 रुपया का नोट के बारे में आपसे पूछेगा तो 1 रुपया का नोट कौन करेगा? वित्त मंत्री भारत के। अन्य नोट्स जो भी हो 10, 20, 50, 100, 1 लाख जो भी हो वो कौन करेगा? ये गवर्नर जनरल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो देखो अधिकतम संख्या जो हो सकता है वो 552 हो सकता है। कितना हो सकता है? 552। मगर एक चीज़ ध्यान रखना, 552 टोटल संख्या जो है वो 552 तो हो सकता है, मगर इसमें 530 जो होता है वो विभिन्न राज्य का होगा। कहाँ का होगा? विभिन्न राज्य का। ठीक है, अब बच कितना गया आपका? 22 बच जा रहा है, 22। और ये 22 जो होगा ये कहाँ का होगा? तो आपका केंद्र शासित का होगा। कहाँ का होगा? केंद्र शासित का। ठीक है, तो क्लियर ना? टोटल 552, जिसमें 530 विभिन्न राज्य का
और 22 जो है ये केंद्र शासित का, ये राज्य का। और एक बात यहाँ होता है, अगर कमी दिखेगा, ठीक है, अगर सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय का भी 2 प्रतिनिधि को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के द्वारा अगर पूछ रहा है तो दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली जो है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, इसीलिए वहाँ जो है नजीब जंग दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये प्रेजेंट का बात नहीं, ये पहले का है, ठीक है। एटीन नंबर क्वेश्चन। अब बेमेल को कह रहा है छाटने के लिए। देखो, सबसे पहले कोहिमा, इम्फाल और आइजोल जो है ये नागालैंड का, मणिपुर और मिजोरम का राजधानी है। तो नागालैंड का राजधानी कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, ठीक है, मिजोरम का आइजोल। तो बच क्या गया, त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा क्या है, एक राज्य हो जाएगा। बेमेल त्रिपुरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चलो भाई, सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है? तो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल तो आंध्र प्रदेश का है। किसका है, आंध्र प्रदेश का है। कितना है, तो आपका 2,75,045 है, ठीक है। इसका है आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात। कौन है आंध्र प्रदेश के बाद, गुजरात, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात है, और गुजरात के बाद कौन होगा, उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश के बाद ये तमिलनाडु, 4th स्टेट पे। क्लियर, फर्स्ट आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसका यानी कि ये आपका सीरीज में ही है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। 20 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य? आपको तो इसमें कुछ पूछना है ही नहीं, सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछ रहा है, ठीक है। तो 20 नंबर में देखो, सर्वाधिक साक्षर राज्य जो था वो कौन था, आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन है, याद रखना, सबसे ऊपर केरल। कौन है, केरल। सबसे ऊपर साक्षर में कौन है, केरल, 94%। क्लियर। अब देखो, केरल के बाद कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप कितना है, 91.85, बोले तो इसको 92 भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ केरल नहीं है, केरल नहीं है, तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी नहीं है। तो अब देखिए, लक्षद्वीप के बाद कौन है, मिजोरम है, तो ये मिजोरम आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मिजोरम, 91.33 है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर नेक्स्ट हम 20 का सीरीज़ किसी सब्जेक्ट का लेके आएंगे, ड्यूटी ट्रिपल एसबी का। थैंक यू।